इसमें हम पॉलिटी का आगे का देखते हैं। मौलिक अधिकार, मानव के मानव होने के नाते प्रकृति से स्वयं जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संविधान से प्रदत्त अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। मानवाधिकार किसी भी संकटकालीन परिस्थिति में छीने नहीं जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार विभिन्न संकटकालीन परिस्थितियों में कम किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का विश्व इतिहास। विश्व में सर्वप्रथम 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन के द्वारा ब्रिटेन की जनता को चार्टर अधिकार प्रदान किए गए। इस अधिकार चार्टर के पत्र का नाम मैग्ना कार्टा रखा गया। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम अधिकारों की मांग 1789 में फ्रांस की क्रांति में फ्रांस की जनता के द्वारा की गई, और विश्व में सर्वप्रथम लिखित में संविधान अधिकार देने वाला देश अमेरिका था। अमेरिका के संविधान के माध्यम से 1791 में अधिकारों नागरिकों को संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार का भारतीय इतिहास। भारत में सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से अधिकारों की मांग की। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी अधिकारों की मांग की। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारतीयों को अधिकार देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। 1931 में गांधी जी ने द्वितीय कोलंबिया सम्मेलन में भारतीय अधिकारों की मांग की। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार की प्रकृति बाध योग्य है, अर्थात इनके उल्लंघन होने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। प्रस्तावना बाध योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक प्रकृति के तथा नागरिकों के लिए सकारात्मक प्रकृति के माने जाते हैं। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को 44 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करके अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करके अनुच्छेद 300A में कानूनी रूप बना दिया गया, और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य में स्थित ऐसी संस्थाएं जो संसद या विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर स्थापित की गई हैं या राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं। 13(1) कोई ऐसी विधि या कानून जो संविधान के लागू होने से पहले की है, लेकिन वह विधि वर्तमान संविधान को लागू करने में बाधा उत्पन्न करती है, उस विधि को शून्य माना जाएगा। 13(2) राज्य ऐसी कोई विधि या कानून का निर्माण नहीं करेगा। राज्य कोई ऐसी विधि या कानून का निर्माण नहीं करेगा जो वर्तमान संविधान के साथ असंगत हो। यदि राज्य कोई ऐसी विधि का निर्माण करता है तो न्यायालय उस विधि या कानून को समाप्त कर देगा। 2017 में सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया। 13(2) न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना जाता है। 13(2) बहुत इंपॉर्टेंट है। 13(3) विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि शब्द के अंतर्गत संसद, विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून, राज्य के द्वारा जारी किए गए आदेश, नियम, विनियमन, परिपत्र, अधिसूचना, राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश तथा प्रथाएं विधि शब्द में परिभाषित की गई हैं। 13(4) यह 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन विधि शब्द में परिभाषित नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद 14 है, वो बताता है विधि के समक्ष समता, जो पुरानी बात है। राज्य किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये ब्रिटेन से लिया गया है और ये नकारात्मक है। और विधि के समान संरक्षण। राज्य किसी एक विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अमेरिका यह एक सकारात्मक अवधारणा है। स्वतंत्रता प्राप्ति काल में
स्वतंत्रता प्राप्ति काल में बहुत अधिक उन्नत वर्ग व बहुत अधिक पिछड़े वर्ग के बीच अंतर को कम करने के लिए विधि का समान संरक्षण व आरक्षण की आवश्यकता थी। अनुच्छेद 15 राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य में स्थित सभी सार्वजनिक संस्थाएं सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी होंगी। तालाब, कुआं, चरागाह आदि। 15(5) और 15(4) और 16(4) है सामान्य शिक्षण संस्थाएं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से जोड़े गए। 15(5) और 16(5) हैं उच्च शिक्षण संस्थान। 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 से जोड़े गए। 15(6) और 16(6) EWS 103 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से जोड़ा गया और 2019 में ही स्वच्छ वायु कार्यक्रम आया था। 15(3) राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(4) यह प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा गया और 15(4) चंपाकम 2 रायजन 1951। राज्य SC, ST व पिछड़े वर्गों के शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देगा। इस वर्ग के अत्यधिक पिछड़े होने के कारण यह आरक्षण देना समय की आवश्यकता थी। अम्बेडकर ने कहा कि यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए देने की बात कही थी। 15(5) ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। इसमें उच्च व तकनीक शिक्षण संस्थाओं में SC, ST व OBC को आरक्षण दिया जाएगा। 15(4) व 15(5) के आरक्षण का अधिकार सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन है। 15(6) 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया। EWS क्या करते हैं? 101 नहीं 102 भी नहीं 103 है ना, 103 1/3 इसे 103 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से जोड़ा गया। इसके तहत EWS को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर शिक्षण संस्थाओं को में आरक्षण दिया गया। 16(1) राज्य लोक सेवाओं में सभी को समान अवसर दिया जाएगा और 16(2) राज्य लोक सेवाओं में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। 16(3) राज्य लोक सेवाओं में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है, यह प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। 15(4) 16(4) दोनों पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए। यह SC, ST और पिछड़े वर्गों को लोक सेवाओं में आरक्षण देता है। वो किसमें देता था? शिक्षण संस्थाओं में। ये देता है लोक सेवाओं में। इस आरक्षण का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व रखा गया। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों का अध्ययन करने के लिए आयोगों का गठन करता है। 1953 में पिछड़े वर्गों का अध्ययन करने के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। 1953। अब इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इसने OBC को आरक्षण देने की सिफारिश की और पंडित नेहरू की सरकार ने इसे सिफारिश नहीं मानी। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने 1 जनवरी 1979 को BP मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग बनाया। 1980 के करीब 1 जनवरी 1979 इस आयोग में 1980 में अपनी रिपोर्ट में OBC को आरक्षण देने की बात की, लेकिन तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी की सरकार 1984 में मृत्यु बनी है ना। उनकी मृत्यु 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार 1989 तक रही। मंडल आयोग की सिफारिश पर ध्यान नहीं दिया गया। 1990 में जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह BP सिंह की सरकार बनी और 1990 में ही BP सिंह की सरकार के द्वारा मंडल आयोग की सिफारिश पर OBC को केंद्र में 27% आरक्षण दिया गया। 1990 में अविश्वास प्रस्ताव से प्रथम बार BP सिंह की सरकार गिर गई। कुछ समय के लिए चंद्रशेखर PM बने। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार कांग्रेस के द्वारा जनरल को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर 10% आरक्षण दिया गया। सन 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में दोनों ही मामलों में OBC व जनरल के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। MN वेंकट चलैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया। OBC का आरक्षण संवैधानिक है। सामान्य वर्ग का आरक्षण अवैध है क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन का कोई उल्लेख नहीं है। आरक्षण की सीमा अधिकतम सीमा 50% होगी विषम परिस्थितियों को छोड़कर।
एससी को पदोन्नति में आरक्षण 16(4)(a) और ओबीसी के लिए पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ओबीसी के लिए एससी एसटी में को पदोन्नति में भी आरक्षण है। 77वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 से संविधान में 16(4)(a) जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि एससी एसटी को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। अच्छा, 1995 से ये आरक्षण दिया गया है पदोन्नति में, ठीक है। 16(6) 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से जोड़ा गया। इसमें ईडब्ल्यूएस को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर लोक सेवाओं में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत को समाप्त करना। अनुच्छेद 17, ठीक है, ये सब बातें हो गई। उसके तुरंत बाद अस्पृश्यता का अंत लिया, छुआछूत को समाप्त करना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया। 1989 में इसका नाम बदलकर SC ST अत्याचार निवारक अधिनियम कर दिया। 2018 में SK महाजन बना महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसमें ST ने कहा कि पहले मामले की जांच हो, उसके बाद अपराधी को दंड मिले, न कि पहले कारावास में बंद कर दिया जाए उसके बाद जांच हो। लेकिन 2018 में ही सरकार ने पुनः अधिनियम पास करके SC के निर्णय को बदल दिया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, समानता लाने के लिए भारत सरकार शिक्षा व सेना के अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं देगी। विदेशी उपाधि को धारण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। मूल अधिकार में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। इमैनुअल विजॉय, बाद में चुप रहने का अधिकार 19 के अंतर्गत आता है। इमैनुअल विजॉय। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से जुड़ा है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंदर प्रेस सूचना आती है, ठीक है, प्रेस व सूचना की स्वतंत्रता आती है। 2004 में नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामले में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक भाग माना गया। 19(1) भी शांतिपूर्ण तरीके से बिना अधिकारों के सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता है। सिख धर्म के व्यक्ति कटा धारण करके सभा का आयोजन कर सकते हैं। 3 में है संघ, सबसे मतलब पहले है विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस एवं सूचना, विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस सूचना का अधिकार है। दूसरा शांतिपूर्ण सम्मेलन है, उसके बाद संघ बनाना है। तो अब सुरक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति संघ या संगठन नहीं बना सकता है। 97 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012 के द्वारा सहकारी संस्थाओं के गठन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। 19(1)(d) भारत भ्रमण की स्वतंत्रता है। अन्य सैनिक क्षेत्र या धारा 144 के लागू होने पर भ्रमण प्रतिबंधित है। 19(1)(e) भारत में स्थायी निवास की स्वतंत्रता वर्तमान में रिक्त है। 19(1)(f) और मूल अधिकार, मूल संविधान में संपत्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख था। 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1978 से हटाया गया, 300(a) में रखा गया है। वैधानिक अधिकार है। 19(1)(g) आजीविका चलाने के लिए व्यापार व व्यवसाय करने का स्वतंत्रता। 19(2) से 19(6) तक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। यह देश की एकता, अखंडता व सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा हो तो संविधान व न्यायपालिका की गरिमा को ठेस या संविधान व न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुँचती है तो स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 20 संविधान, अनुच्छेद 20 है अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि में संरक्षण। व्यक्ति ने जिस समय या परिस्थिति में अपराध किया है उस समय या परिस्थिति के कानून के तहत उसको दंडित किया जाएगा। दोषसिद्धि के लिए दंड, एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटका मामले में नार्को टेस्ट लाई डिटेक्टर और ब्रेन टेस्टिंग पर रोक लगा दी। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख
अर्थात व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। 2011 में अरुणाचल भाग बनाम भारत संघ मामले में मरने के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार में शामिल नहीं किया गया, लेकिन न्यायालय ने यह कहा कि कोई असाध्य बीमारी होने पर मेडिकल बोर्ड के द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मरने की अनुमति दी जा सकती है। संथारा प्रथा वर्ष अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के आचरण के तहत वैध है। अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रताएं, निजता का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। सभी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से हैं। पोषण युक्त भोजन, शुद्ध जल, इच्छानुसार कपड़े, इच्छानुसार शादी, फोन टैप करने पर प्रतिबंध और हथकड़ी पर प्रतिबंध, और निजता का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। ये सब कैसे 21 में आते हैं ये। और 1978 में मेनका गांधी मामले में विदेश यात्रा करने की स्वतंत्रता। 1978 में बेगम हुस्न आरा बनाम बिहार राज्य मामले में शीघ्रता से सुनवाई का अधिकार। 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य बाद में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा। सन 2017 में KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता का अधिकार दिया गया। MC मेहता मामले में शुद्ध पर्यावरण की स्वतंत्रता। 21A यह 86 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता दी गई। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 22 व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद अगले 24 घंटे के अंदर निकट स्थित न्यायालय में पेश करना जरूरी है। इन 24 घंटों में यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। अवकाश का समय शामिल होता है। व्यक्ति अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 माह तक बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। दुश्मन देश के व्यक्ति को और जहां तक निरोधक अधिनियम लागू हो वहां पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। उसे 3 माह तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाए गए बोर्ड की सलाह पर अधिक समय के लिए भी गिरफ्तार रखा जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24। 23 में पहले किसकी बात होगी? बलात्श्रम या मानव व्यापार पर प्रतिबंध। ये इम्पोर्टेंट है। बलपूर्वक कार्य करवाने पर निषेध। बिना मजदूरी दिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है, जैसे बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, हाली प्रथा, सागड़ी प्रथा पर रोक लगाई गई है। बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 पारित किया गया। मानव के दुर्व्यापार एवं मानव व्यापार पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से खतरनाक 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से खतरनाक कारखानों में कार्य नहीं कराया जा सकता है। ज्वलनशील जगहों पर रासायनिक कारखानों में बच्चों के लिए। 23 मानव के व्यापार से संबंधित है, 24 बच्चों के लिए है। तो बाल श्रम करवाने पर बालकों के अभिभावकों एवं कार्य करवाने वाले दोनों को ही दंडित किया जाता है। ऐसे प्रावधान बाल अधिकार अधिनियम 1986 से किया गया है। वो 76 मानव व्यापार और बाल अधिकारों का संरक्षण किसमें है? 1986। 3 माह का कारावास या 1 से 3 वर्ष का कारावास या दोनों ही। धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28। 25 में है प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक ग्रंथ मानना, धर्म की पालना करना, धर्म के अनुरूप आचरण की स्वतंत्रता है, अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिख धर्म के लोगों को कटार धारण करने और जैनियों को संथारा प्रथा की छूट है। 2017 में सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में 3 तलाक को धर्म के अनुरूप न माना गया है। धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 25 का अवश्य उल्लेख है कि किसी के दबाव या प्रलोभन में किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नागपुर में 50,000 समर्थकों के साथ अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था 1956 में। 2018 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में 25 के अंतर्गत ही केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है। 26
धर्म को मानने की, धार्मिक कार्य करने की, धर्म का मानने की, धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता। व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है और मंदिरों मस्जिदों के निर्माण की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की, अपने धर्म के लोगों को चंदा वसूल कर सकता है और उस राशि का उपयोग कर सकता है। जंगम संपत्ति स्थापित करने की, एकत्रित करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक कर निषेध, धार्मिक शिक्षा निषेध। तो 27 में है धार्मिक कर निषेध। भारत में किसी एक विशेष धर्म के लोगों से किसी एक प्रकार का कोई कर नहीं वसूला जा सकता है। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए उस धर्म के लोगों को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा निषेध। भारत के सरकारी, गैर सरकारी, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के पालन का व रक्षा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29-30 केवल अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं। भारत में हिंदुओं को छोड़कर सभी वर्ग धर्म अल्पसंख्यक हैं। भारत में अल्पसंख्यक शब्द संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, जैसे मदरसे। अपनी लिपि और ये अधिकार, ये सब उनको भाषा लिपि को संरक्षित कर सकते हैं और उसको अपनी शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, जैसे मदरसे। वर्तमान में भारत में 6 धर्म अल्पसंख्यक की श्रेणी में है। इस्लाम धर्म, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक परिभाषित नहीं है। भाषाई एवं धार्मिक वर्ग को मान्यता दी गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 है, इसीलिए अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रिटें जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट व हाईकोर्ट 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिटें जारी करने में हाईकोर्ट को अधिक शक्ति दी गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। शाब्दिक अर्थ बंदी की सशरीर न्यायालय में पेश करना। परिभाषा, किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने या गिरफ्तार करने के बाद उसके छुड़ाने हेतु यह रिट जारी की जाती है। यह रिट निजी व सार्वजनिक दोनों ही प्राधिकरण के खिलाफ जारी की जा सकती है। परमादेश मैंडेमस, अर्थात हम आपको आदेश देते हैं। जब कोई अधिकारी या संस्था अपने कर्तव्य का पालन न करे तो न्यायालय आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। उत्प्रेषण, सरस्योरी। शाब्दिक अर्थ प्रेषित करना, सूचना देना। किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर वाला न्यायालय किसी भी मामले को अपने पास मंगवाने या उसे संबंधित सूचना देने हेतु यह रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। शाब्दिक अर्थ रोकना। परिभाषा, जब कोई न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य करता है तो उसको रोकने के लिए यह रिट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा को वारंटो, हम आपसे पूछते हैं किस अधिकार से। जब कोई व्यक्ति ऐसे पद को धारण कर लेता है कि पद की योग्यता को पूरा नहीं करता है तो उसे हटाने के लिए यह रिट जारी की जाती है। इंजंक्शन, यह कि रिट केवल हाईकोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। 226 में किसी व्यक्ति को अंतरिम राहत देने के लिए यह रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 33 सैन्य बल, अन्वेषण ब्यूरो, खुफियागिरी व लोक व्यवस्था से जुड़े मौलिक अधिकारों में संसद कमी कर सकती है। देश के सैन्य शासन स्थापित हो जाने पर लोगों के मौलिक अधिकारों में नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु संसद कानून बनाएगा और मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति केवल संसद में निहित है। राज्य विधानमंडल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक नहीं लाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायालय है। अब देखो, सैन्य बल और अन्वेषण ब्यूरो ये सब हैं, इनको अधिकार हैं, उनमें कमी हो जाएगी। और क्षतिपूर्ति है, सैन्य बल के कारण नुकसान हुआ है उसकी आपूर्ति कौन करेगी? संसद नियम बनाएगी। और 35 है, उसमें मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति केवल संसद की, राज्य विधानमंडल की नहीं। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायालय है। ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं 15, 16, 19, 29, 30। 31A संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है और 31V नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों के खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता है। यह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से जोड़ी गई। 31A संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है।
31B और नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों के खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। 31C 25वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970 से जोड़ा गया। 39B को उनको लागू करते हुए के समय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। DPSP को मौलिक अधिकारों से बड़ा माना गया। 31C कौन से 25वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से यह सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। केशवानंद भारती बाद में देखो सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने 31A था उसमें संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। 31 को समाप्त किया सबसे पहले, उसके बाद 31A में डाला कि संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। 31B में डाला, नवी अनुसूची में कोई अनुच्छेद डाल दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट से बचाया जा सकता है ना, न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता है। 31C जोड़ा गया। 39B और C हैं जो DPSP के, उनको मौलिक अधिकारों को DPSP को लागू करते समय मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है ना, तो मौलिक अधिकारों से बड़ा माना गया किसको, DPSP को। DPSP में कौन सा अनुच्छेद, 39BC। यह संविधान ये कब माना गया, 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970 के माध्यम से ये सब कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया केशवानंद भारती बाद में 1973 में। इसके बाद भारत सरकार इंदिरा गांधी ने 31C में कहा कि सभी DPSP 36 से 51 को लागू करते हुए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। 1980 के मिनर्वा मिल्स बाद में सभी DPSP ग्रेटर देन मौलिक अधिकार को गलत ठहरा दिया। अभी 39BC ही मौलिक अधिकारों से बड़े हैं, महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है और गिरफ्तारी नहीं हो, हाँ अच्छा ये है। अब देखो 20, 21, 22, तो सबसे पहले 22 है। 22 में क्या है, गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। अब गिरफ्तारी हो गई तो फिर आएंगे 20 पर, मतलब 2 सिद्ध नहीं होने देंगे। अगर 2 सिद्ध हो गया तो फिर 21 में प्राण बचाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 22 में क्या होगा, 2 सिद्ध गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। अब गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद आएंगे सीधे 20 पे। पहले 22 पे गिरफ्तारी नहीं होने देंगे, फिर आएंगे 20 पे गिरफ्तारी हो गई तो 2 सिद्ध नहीं होने देंगे, 2 सिद्ध हो गया फिर आएंगे प्राण पे, प्राण बचाएंगे। प्राण एवं देह स्वतंत्रता, 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है केशवानंद भारती बाद में। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है केशवानंद भारती बाद में। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है केशवानंद भारती बाद में। अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976, अनुच्छेद 24 बाल अधिकार अधिनियम 1986 +10 10 वर्ष का अंतर है। और मौलिक अधिकारों में संशोधन, हाँ ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है केशवानंद भारती बाद में। केशवानंद भारती बाद से संसद की असीमित शक्ति कौन सी, संशोधन के संबंध में सभी DPSP को लागू करते समय मौलिक अधिकारों का हनन तथा किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में डालकर न्याय कानून से बचाना पर अंकुश लगाया गया। क्या लगाया गया, संविधान केशवानंद भारती बाद से संसद की असीमित शक्ति थी उस पर अंकुश लगाया गया। कौन सी शक्ति, कि सभी DPSP को ऊपर मान लो, मौलिक अधिकारों का हनन करो, 9वीं अनुसूची में किसी भी अनुच्छेद को डाल दो, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29, 30, RTI नहीं, विदेशियों को RTI नहीं है, विदेशी RTI नहीं लगा सकते हैं। मतलब व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता 19 नहीं है, केवल भारतीयों का है। राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है 19। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, निर्जातीय अल्पसंख्यकों को नहीं। केवल भाषाई और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, धार्मिक और भाषाई निर्जातीय अल्पसंख्यकों को नहीं। 33 CBI IB सेना के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। 34 सेना विधि लागू होने पर मौलिक अधिकारों का निर्बंधन लगाया जा सकता है, संसद कानून बनाएगी। 35 मौलिक अधिकारों के संसद पर संशोधन का अधिकार केवल संसद का है, राज्य विधानमंडल का नहीं। अभी हम DPSP देखते हैं। भाग 4 में 36 से 51 तक है। संविधान निर्माण के दौरान अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी नीति निर्देशक तत्वों की समिति ने भाग 4 में DPSP का उल्लेख किया। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति आबाद योग्य है। KT साहा ने DPSP को एक ऐसा चेक बताया
जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। अम्बेडकर नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक माने जाते हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना डीपीएसपी के द्वारा की जाती है। मूल कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार नहीं, प्रस्तावना नहीं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, मौलिक अधिकार, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, मौलिक अधिकार, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, मौलिक अधिकार। ठीक है। डीपीएसपी गांधीवादी दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं। डीपीएसपी को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। अनुच्छेद 36 राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अनुसार। ठीक है, 36 से शुरू होते हैं। और 37 प्रकृति न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, राज्य नीतियों का निर्माण करते समय इन बातों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। उसके बाद 38V मतलब वेलफेयर और इक्वलिटी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा और सभी नागरिकों के बीच आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। वेलफेयर, न्याय और असमानता। लिवलीहुड डिसेंट्रलाइजेशन करेगा, सेंट्रलाइजेशन नहीं होने देगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, राज्य महिलाओं व नागरिकों को ऐसे कार्य नहीं देगा जो इनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। राज्य बच्चों के लिए भय मुक्त व गरिमा मुक्त वातावरण की व्यवस्था करेगा। यह 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। ठीक है, बच्चों के लिए ये करेगा। और प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा 31B जोड़ा गया। 31B राज्य किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अधिकार कर सकेगा। 31B इन कानून को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकती है जो अनुसूची 9 के कानून हैं। 31C यह अनुच्छेद 25 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970 से जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 39B और C को लागू करते समय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। इसे 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 25 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970 को वैध करा दिया। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा अनुच्छेद 31C में यह जोड़ा गया कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अवैध घोषित कर दिया। अनुच्छेद 39 या 39B और C को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। 39A 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। राज्य नागरिकों के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करेगा। 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। 40 ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। बीपी सिंह, यह गांव के विलेज पंचायत ग्राम स्वराज के सिद्धांत से प्रेरित है। 41B वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस, राज्य नागरिकों के लिए उचित कार्य, इसी के अंतर्गत मनरेगा की व्यवस्था की गई। शिक्षा की व्यवस्था करेगा। राज्य निःशक्तों, दिव्यांग बच्चों और वृद्धों की सहायता करेगा। 42 प्रेग्नेंट, राज्य नागरिकों के लिए मानवोचित दशाओं की उचित व्यवस्था करेगा। प्रसूति अवकाश का आधार अनुच्छेद 42 है। अनुच्छेद 43 मिनिमम वेजेज, राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। राज्य मिनिमम मजदूरी उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 43A यह 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी तय करेगा। 43B यह 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2012 से जोड़ा गया। राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। 44 राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। समान चाचार, भारत में गोवा और उत्तराखंड, शायद उत्तराखंड भी हो गया अभी, में समान नागरिक संहिता लागू है। हिंदू विवाह अधिनियम 1 विवाह ही लागू, मुस्लिम विवाह 4 बार लागू कर सकते हैं। समान नागरिक संहिता के लागू होने से भारत में विवाह, उत्तराधिकार, गौ लैंगिक तलाक के नियम एक समान हो जाएंगे। अनुच्छेद 45 4 से 5 मतलब थोड़ा अंतर होता है, मतलब 0 से 6 वर्ष की उचित व्यवस्था करेगा। 6 SC ST राज्य पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था करेगा। 1947 आज़ाद हुए राज्य लोगों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य स्तर, पोषाहार स्तर में सुधार करेगा। मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा। 8 गाय मतलब राज्य कृषि एवं पशुपालन को विकसित करने हेतु वैज्ञानिक प्रयास करेगा। राज्य गौ हत्या पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया कि राज्य वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण की रक्षा करेगा। 9 साइन चमकना,
राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगा। 50 मतलब क्या, 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक करेगा, जिससे भारत के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना हो सके। 51 विदेश नीति राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य सभी राष्ट्रों के मध्य के साथ न्याय संगत और सम्मानजनक व्यवहार करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों का पालन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से करेगा और अनुच्छेद 51 विदेश नीति का आधार माना जाता है। बाद में जोड़े गए 39A और 43A, 43B, 48A। 39A जोड़ा गया 42 में से और 43A जोड़ा गया 42 में से। 43B 97, 48 42। 48A कल्याणकारी राज्य 39C42 कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा DPSP प्लस प्रस्तावना दोनों विकल्प होने पर DPSP सही होगा। DPSP प्लस प्रस्तावना है तो वो भी सही होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित आदेशों के उपकरण को 1950 में DPSP के रूप में शामिल किया गया। DPSP देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। मूल कर्तव्य भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य संविधान में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़े गए। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, मतलब मूल संविधान में नहीं थे और 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़े गए और 10 जोड़े गए। कौन से कितने जोड़े गए? 10। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 4A अनुच्छेद 51A में है। 4A अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। मूल कर्तव्य CR ईरानी समिति की सिफारिश पर प्रभावी किए गए। मूल कर्तव्यों की प्रकृति अवाद योग्य है, अर्थात ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मूल कर्तव्यों की प्रकृति अवाद योग्य है। ठीक है, अवाद योग्य है अर्थात ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मूल कर्तव्यों का पालन करना भारतीय नागरिकों की नैतिकता है, बाध्यता नहीं। RC लाहौरी ने मूल कर्तव्यों को 100 P से अमृत अक्षर के समान बताया। 1998 में SC सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जगदीश वर्मा के नेतृत्व में बनी एक समिति बनी और 1999 ने निम्नलिखित सिफारिशें दी। मूल अधिकारों का प्रसारण रेडियो पर दूरदर्शन पर किया जाए। 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाए, 3 जनवरी। और सभी सरकारी प्रकाशनों में प्रस्तावना व मूल अधिकारों का प्रसारण किया जाए। निगरानी करने के लिए ओम्बुड्समैन का गठन किया जाए। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य निम्नलिखित हैं। देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें तथा संविधान के आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रगीत के आदर का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रगीत का नहीं है, किस किस का है? राष्ट्रगान का, ध्वज का, संस्थाओं का, आदर्शों का, राष्ट्रगान का, इनका है। राष्ट्रगीत का नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों को हृदय में संजोए रखें। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें। अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र हित में कार्य करें। देश की सामरिक संस्कृति को समझें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। देश में बंधुता तथा समरसता की भावना को बनाए रखें। पर्यावरण की रक्षा करें तथा वन वन्यजीव जीवों, नदियों में झीलों की का संरक्षण करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और अपने सभी व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें तथा जिससे देश नित्य नई ऊंचाई को छू सके। अपने माता पिता व अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं।